हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आप अपने एग्जाम में 10 to 15 मार्क्स हैं जो इम्प्रूव कर सकते हैं। ये जो मार्क्स इम्प्रूवमेंट की थ्योरी है सिर्फ हिंदी के बच्चों के लिए नहीं है, ये किसी भी एग्जाम में बैठने वाले बच्चों के लिए काम करती है। कल हमारे हिंदी लिटरेचर के बच्चों का पेपर है, तो आज कुछ स्पेशल टेक्निक्स हैं जो हमें एग्जाम में कल अपनानी है, उन पर हम आज बात कर लेते हैं। क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अभी डर लग रहा होगा, और डर लगना जेन्युइन भी है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हमें डर भी लगता है, फेल होने का डर लगता है। ठीक है, अभी आपको लगेगा कि मैं सब कुछ भूल रहा हूं, लेकिन ये सब कुछ कॉमन है। चलिए कब बात कर लेते हैं। हमने पहले ऑलरेडी बात की है कि देखो, एग्जाम हॉल में आपको टाइम से पहले पहुंच जाना है, टाइम से चेकिंग करवा लेनी है, जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर नहीं पहन के जानी है आपको, वो सब आप घर पर ही निकाल के जाइएगा। टाइम से पहले पहुँचना है, एग्जामिनर अपने रूम के अंदर, ठीक है, सेंटर पे वहाँ पर अपना देख ले सिस्टम सब वर्क कर रहा है, चेयर, पानी बॉटल सब कुछ लेकर ठीक से वहाँ पर कंफर्टेबल हो जाए। उसके बाद जब आपका पेपर शुरू हो जाता है, उसके बाद क्या करना है। देखिए, बहुत सारा ऐसा होगा, बहुत सारे बच्चे एग्जाम हॉल में बहुत पैनिक करेंगे क्योंकि पहली बार वो पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे जो दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट भी दे रहे हैं, जिन्हें अब लगता है कि मेरा पूरा सिलेबस पूरा कंप्लीट मेरा हो चुका है, मुझे सिलेक्शन मेरा हो जाना चाहिए, वो भी वहां पर एग्जाम हॉल में पैनिक करेंगे। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि हम देखते हैं सबसे पहले जो सवाल हमारे डिफिकल्ट हैं, हम उन्हीं को देखकर पैनिक होना शुरू कर जाते हैं। आपने शुरुआती 5 सवाल की, 5 और डिफिकल्ट थी, आपने बस वहीं पे सोचना शुरू कर दिया है कि मेरा पेपर तो होना ही नहीं है, क्योंकि आपने अब वो जो नेगेटिविटी है वो अपने ऊपर बहुत हावी कर ली है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपकी लड़ाई वहां पर डिफिकल्ट सवालों से है ही नहीं, क्योंकि आप अगर किसी भी एग्जाम को देने जाते हैं तो वहां पर आपको 50% पेपर है जो मॉडरेट लेवल पे दिखेगा, 20% पेपर है जो आपका काफी ईजी आएगा, 30% या 25% है जो आपका हार्ड, 30 इजी मान लीजिए आप, 25 या 30 के समथिंग। इसके अलावा 25 या 20 के अप्रोक्स जो पेपर है वो हमारा काफ़ी हार्ड देखने को मिलता है। यानी एग्जाम हॉल के अंदर अगर आपने पूरा सिलेबस भी पढ़ा है तब भी आपको 20 से 25 सवाल ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होंगे, जिनको करना बहुत मुश्किल होगा, जिनके ऑप्शंस भी आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे। लेकिन आपकी लड़ाई इससे ज़्यादा इन सवालों के साथ है, ठीक है। ये आप नहीं सॉल्व कर पाए 20 सवाल, लेकिन आपको ये जो 80 हैं अपने, ये खराब नहीं करने हैं। जिस बच्चे ने ये मैनेज कर लिया है उसका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन जिस बच्चे ने ये 20 सवालों का स्ट्रेस अगर इन 80 सवालों पर डाल दिया, तो वो पेपर के अंदर अपने इजी तो चलो ठीक है वो कर देगा 30 सवाल, लेकिन इसमें से वो सिर्फ 20 ही सवाल ठीक कर पाएगा। मान लीजिए उसने 50 स्कोर किया है, 50 से क्या मिलेगा, कुछ नहीं, और ये हमारा पर्पस है। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा रहा जिसने मान लीजिए यहाँ से भी ठीक किए हैं 30, 50 में से भी उसने 40 ठीक किए हैं, यहाँ पर भी वो काम कंपोज होकर बैठा हुआ है और ऑप्शंस को बार बार पढ़ रहा है, सवाल को समझने की कोशिश कर रहा है, कुछ में वो कैलकुलेटिव तुक्का लगाएगा और वो सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, कहीं वो अपने सबकॉन्शियस माइंड पे भरोसा करेगा, और अल्टीमेटली इट मीन्स वो 80 से 85 नंबर तक वो सवाल ठीक कर देगा। और यही तो करना है। इट मीन्स पढ़ने का गेम इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूटिव जो गेम है आपका। आप वहाँ अपनी परफॉर्मेंस को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। अगर आपने बहुत कुछ पढ़ा है लेकिन आप वहाँ पर परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो कौन भरोसा करेगा आपकी पढ़ाई पर। इट मीन्स पढ़ना भी ज़रूरी था और वो आप अब तक पढ़ चुके हैं। अब आपका काम पढ़ने का रहा ही नहीं है। अब आपने जितना भी पढ़ा हुआ है उस पर आप कॉन्फिडेंस बनाए रखें। इसके बाद पेपर कैसे सॉल्व करना है वो जानें, ठीक है। अब देखो, इजी सवालों के बारे में तो क्या ही बात करूं, आप सब लोग हैं उनको ठीक कर देंगे। मॉडरेट जो सवाल होंगे उसमें से आपको देखो, पेपर आपको 3 राउंड में सॉल्व करना है। पहले राउंड में जो इजी सवाल है उनको टिक करते जाइए, दूसरे में आपके जो मॉडरेट हैं उन पे टाइम दीजिए, लास्ट लेवल पे, लास्ट जब आप वापस एक बार चक्कर लगाएंगे पूरे पेपर का, तब आप अपने डिफिकल्ट सवालों को देखिए, ठीक है। तब तक या तो आपको ऑटोमेटिक कुछ सवालों के आंसर याद हो चुके होंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सेम ही आंसर, एक ही सवाल आपको 2 जगह देखने को मिल जाता है, कहीं वो ऑप्शन के रूप में आया हुआ है, कहीं वो अपने आप में सवाल के रूप में आया हुआ है। तो कई बार ऐसे भी आपसे सवाल हैं जो सॉल्व हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि ऑप्शन, मतलब जैसे आप सवाल पढ़ोगे बहुत डिफिकल्ट लगेगा, आप उसे डिफिकल्ट की कैटेगरी में डालकर आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन बाद में अगली बार जब आप आएंगे तो उसके ऑप्शंस आपको आसान नजर आएंगे और वहां पे आप कर सकते हैं। इसके अलावा अब मैं आपको देखती हूँ कि भाई आसान सवाल तो आपने सबने कर लिए, मॉडरेट भी आप कर सकते हैं अगर आपने वहाँ पे आराम से बैठे हुए हैं, काम कंपोज, पैनिक नहीं कर रहे हैं, डिफिकल्ट सवालों पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट है आपका। इसके अलावा आपको अपनी तैयारी पे कॉन्फिडेंस है, अगर आप इतना करते हैं तो आपके मॉडरेट लेवल के सवाल भी ठीक हो जाते हैं।
कुछ सवाल होते हैं जो बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, लेकिन उन्हें टैकल किया जा सकता है अगर हमारे पास एक सही अप्रोच हो तो। पहले नंबर पे जो सवाल आते हैं उन पे काम करती है आपकी एलिमिनेशन टेक्निक। ठीक है, बहुत ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे जहां आपने वो सवाल नहीं पढ़ा है, आपको सिलेबस में उसका सही आंसर भी याद नहीं है, लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं अगर आप एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करना जानते हैं। कैसे काम करेगी एलिमिनेशन टेक्निक? आपको वहां 4 कथन देखने को मिलेंगे। उस 4 कथन के अंदर आपको 1 या 2 कथन ऐसा होगा जो बहुत ही ज्यादा एब्सर्ड होगा, बहुत उसके अंदर क्या लिखा होगा, नॉट, इनकरेक्ट, एक्सेप्ट, ओनली, ऑलवेज, मोस्ट, फर्स्ट, नेवर, ऑल, नन, मोस्ट ऑफ टाइम, ऑलवेज। ये जो इस तरह के शब्द हैं इन पर आपको हमेशा ध्यान रखना है। किसी भी स्पेसिफिक व्यक्ति के बारे में ऐसा लिख दिया कि उनके सभी उपन्यास इसी श्रेणी में आते हैं, तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमें क्लिक कर जाना चाहिए कि सभी उपन्यास एक ही श्रेणी में कैसे आ सकते हैं, उनकी सभी कहानियों के पात्र इस तरह के हैं। तो यहाँ पर अब ये जो ऑल हो गया है, ठीक है, ये क्या है, आपके शक के घेरे में आ जाता है। ये स्टेटमेंट आपको वहां क्लिक कर जाना चाहिए। उनकी कहानी में एक भी ऐसा पात्र नहीं है। ठीक है, नॉट, नेवर, ओनली, सिर्फ उनकी पूरी रचना के अंदर एक ही ऐसा पात्र है, एक ही फीमेल कैरेक्टर है। देखो कभी कभी तो ये बात सच भी होगी, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम ये सच नहीं होगी। तो आपको जब इस तरह का शब्द वहां पे देखना है तो आपको तुरंत अपने दिमाग के अंदर बत्ती चमकनी चाहिए और आपको बहुत क्लियरफुली पढ़ना है। इसके अलावा क्या हुआ कभी कभी कि इस तरह के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं कि महात्मा गांधी अम्बेडकर से बिल्कुल प्रभावित नहीं थे, सुभाष चंद्र बोस जी गांधी जी से बिल्कुल प्रभावित नहीं थे। तो इस तरह नहीं, जहां भी आपको दिखेगा आपको वहां रुकना है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरह के जो सवाल हैं उनमें आप एलिमिनेशन मेथड को इस्तेमाल करना है आपको। अगर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं तो आप सही विकल्प तक पहुंच सकते हैं। तो इट मीन्स ये जो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं कीवर्ड्स, आपको इन सबको बहुत ही केयरफुली रीड करना है। ठीक है, अगली तरह का अगर आपका सवाल है, मान लीजिए आपसे कुछ भी एक व्यक्ति का नाम दे दिया है और पूछ लिया है कि भाई नीत्शे हैं जो किस विचारधारा से संबंधित हैं, अस्तित्ववादी है, मनोविश्लेषणवादी है, उत्तर आधुनिकतावादी है, आधुनिकतावादी है। अब आपको पता है कि मैंने यूनिट 4 को पढ़ा है मैम के साथ, है ना, लेकिन मुझे अब याद नहीं आ रहा है। नीत्शे को भी मैं जानता हूँ, चारों विचारधाराओं के बारे में भी मैं जानता हूँ, लेकिन किससे संबंधित है ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। आपको फर्स्ट ही इंस्टेंस में जब आप किसी सवाल को पढ़ोगे तो आपको एक है जो क्लिक होगा कि ये विकल्प सही हो सकता है। आपके पास 4 विकल्प है कि ये सही हो सकता है, तो वो अब आप सही ही मानिए, क्योंकि वो आंसर आपका सबकॉन्शियस माइंड है जो दे रहा है। सबकॉन्शियस माइंड तुक्का नहीं होता है, ये वो इन्फॉर्मेशन है जो हमने पढ़ी है 1-2 बार, लेकिन वो हमारी फिक्स्ड मेमोरी का पार्ट नहीं है। वो हमने पढ़ी हुई है, लेकिन जब हम वापस उस तरह का कुछ देखते हैं तो हमारा दिमाग क्लिक करता है और हमें लगता है कि नहीं ये तो सही नहीं लग रहा है, फिर दूसरा देखता हूँ, तीसरा देखता हूँ, और उस तरह हम पूरा आंसर कोई और शिफ्ट हो जाते हैं और हमारा जो सवाल है वो हो जाता है गलत। तो ऐसा नहीं करना है। जब भी आप इस तरह का कोई फैक्चुअल डाटा देखें, कोई फैक्चुअल सवाल देखें और आपको लगे कि हाँ ये सही हो सकता है, भारतीय हिंदू मंडल से संबंधित कौन व्यक्ति है, आपको लगे ये नाम सही है, तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड पे भरोसा करना है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड आपको वही इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो कि आपने एग्जाम से पहले पढ़ी है। वो कोई तुक्का नहीं है जिस पर आप बार बार सोच कर आप गलत कर देते हैं, और ऐसा बहुत सारे बच्चे करके भी आते हैं। एग्जाम के बाद आप आकर बताते हैं कि मैम पहले सही टिक किया था, बाद में उसे गलत कर दिया है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा तीसरी एक चीज होती है आपकी असर्शन और रीजन। अभिकथन और कारण के जो सवाल हैं उनमें आपकी सबसे बड़ी गलती होती है कि आप दोनों को मिला के देखते हैं। अगर ये भी ट्रू है, ठीक है, और अगर ये भी ट्रू है, तो आप ए जो विकल्प होगा ना उस पे आप कूद जाते हैं। जहां पर अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण उसकी सही व्याख्या करता है, आप उस पर टिक कर देते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। ये दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो रीजन है वो सही हो आपका, ठीक है। जैसे कि कोई भी सवाल आप मान लीजिए कि छायावाद बहुत इंपॉर्टेंट, साहित्य के अंदर छायावाद जो युग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा जो कारण के रूप में लिखा हुआ है कि महादेवी जो वर्मा है वो छायावाद के अंदर आती है। तो अब यहाँ पे दोनों ही बात सही है, छायावाद इंपॉर्टेंट युग रहा है, महादेवी वर्मा जी उसी की पात्र है, सॉरी उसी के अंदर आती है। लेकिन क्या महादेवी वर्मा वाला स्टेटमेंट जो कारण है वो अभिकथन को जस्टिफाइड कर रहा है? नहीं कर रहा। तो यानी वो ट्रू होकर भी इसको जस्टिफाई करे ऐसा जरूरी नहीं है। तो आपको ये बहुत केयरफुली पढ़ने हैं। बीच में आप लगाइए क्योंकि, बीच में एक बार आप बिकॉज लगा के सोचिए, वापस सवाल को पढ़कर देखिए क्या सही है, क्या उसका कारण यही है,
तभी आपको ए ऑप्शन के साथ जाना है, वरना आप ये भी टिक कर सकते हैं कि अभिकथन और कारण दोनों सही है लेकिन वो उसकी सही व्याख्या नहीं करता है। अभिकथन वाले ऑप्शंस में क्योंकि ज्यादातर ए होता है तो आपकी आदत है कि आप हमेशा ए की तरफ चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। एग्जामिनर को भी पता है कि आप कहाँ पे फंस सकते हैं, वो उसी तरीके से आपके जो ऑप्शंस हैं उनको बनाएगा। ठीक है, अगले आपके एक तरीके के सवाल है जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, वो है बिल्कुल जेनेरिक। महात्मा गांधी जी से कोई सवाल आ गया, ठीक है, तो अब आप सोचिए कि महात्मा गांधी जी ऐसा कह सकते हैं। मान लीजिए तिलक जी से सवाल जैसे एक बार आया था पेपर में, वो संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक से था, लेकिन अगर आपने संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक नहीं भी पढ़ी है तब भी आप उस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप सब गांधी जी के बारे में जानते हैं, तिलक जी के बारे में जानते हैं। अगर मान लीजिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी के बारे में आ गया और कोई ऐसा स्टेटमेंट आ गया कि वो लड़कियों को पढ़ाने के विरोधी थे, तो आपको एक तो देखो स्टेटमेंट बहुत ही एक्सट्रीम है, नेगेटिव है, तो इस तरह की बातें हैं जो आपको एलिमिनेट कर देनी है। ठीक है, तो जेनरिक जो भी सवाल आएगा वो किसी भी हिस्टोरिकल पर्सन के बारे में आ सकता है, तिलक जी के बारे में आया है, गांधी जी के बारे में आ सकता है, किसी भी और के व्यक्ति के बारे में आ सकता है जो कि आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो आप उसको उसी लेवल पर जाकर सॉल्व कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि भाई मैंने तो जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है वो पढ़ी ही नहीं है तो मुझे ये नहीं बनेगा। नहीं, मान लीजिए कोई संस्था के बारे में सवाल पूछा जा रहा है और बहुत नेगेटिव जो स्टेटमेंट है वो है कि वो मूर्ति पूजा का सपोर्ट करते थे, वो नारी शिक्षा के विरोधी थे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब भले ही आपने यूनिट 4 के अंदर आपने थियोसॉफिकल सोसाइटी नहीं पढ़ी है, भले ही आपने संस्कृत के 4 अध्याय नहीं पढ़ा है, भले ही आपने हिंदू नवोत्थान नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी आप ये तो जान ही सकते हैं कि जो संस्थाएं नवोत्थान के अंदर आ रही हैं वो इस तरह की चीजों को कैसे सपोर्ट कर सकती हैं, वो तो सब शिक्षा के पक्ष में थी। तो इस तरह के स्टेटमेंट को अगर आप कट कर देते हैं तो आप बेहतर जो सही विकल्प होगा वहां तक पहुंच सकते हैं। यानी कि अब आपको क्या करना है, ये सारे जिस तरह के सवाल यहाँ पर देखने को मिलते हैं और आप उनको एग्जाम हॉल में गलत करके आते हैं, एक क्या है आपके जेनरिक क्वेश्चंस, ये आपको अलग से अपने आप पढ़ने हैं, उनको आप सिलेबस के साथ लिंक मत भी कीजिए, फिर भी आप सही विकल्प तक पहुंच सकते हैं। आप इनको हार्ड में डाल देते हैं क्योंकि आपको लगता है एनी% नहीं पढ़ा, छोड़ो अब नहीं पढ़ सकूंगा, अच्छा ब्रह्म समाज नहीं पढ़ा, छोड़ दीजिए, लेकिन नहीं, आप पढ़िए। सवाल आपको सारे सही मतलब सेलेक्ट करके आने हैं, टिक करके आने हैं, क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर सब अटेंड करके आइएगा। इसके अलावा आप असर्शन और रीजन के सवाल में गलत होते हैं। इसके अलावा आप अपने जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वाले सवाल आते हैं उन पर आप सबसे पहले सही टिक करते हैं, बाद में उन पर अलग अलग अपने अज्यूम करना शुरू कर देते हैं और गलत विकल्प तक पहुंच जाते हैं। तो ये गलती है जो आपको नहीं करनी है। इसके अलावा आपको एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करना है, जो भी आपको बहुत एक्सट्रीम दिखे, जो नेगेटिव दिखे, उसको आपको काट देना है। ठीक है, जिसमें आपके ये सारे जो शब्द हैं ये बहुत केयरफुली आपको नजर आने हैं। सत्य को असत्य वहां पे लिखे दिखेंगे, आपको नहीं देखने को मिलेगा, उन पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। ठीक है, कभी कभी हम बहुत फ्लो में पढ़ते हैं, सत्य को असत्य पढ़ लेते हैं, असत्य को सत्य पढ़ लेते हैं और आसान सवालों को भी गलत करके आ जाते हैं। तो ये सारी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। इसके अलावा जो डिफिकल्ट आपके सवाल हैं उनकी तरफ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान अपना नहीं देना है, बहुत ज़्यादा एनर्जी उन पर अपनी वेस्ट नहीं करनी है। जो मीडियम सवाल हैं, जो इजी सवाल हैं, उनको आपको पहले सॉल्व करना है। अगर वो सॉल्व हो गए, अगर एग्जाम में आपने 70% पेपर 70 सवाल सॉल्व कर दिए हैं हिंदी, तो आपको ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। आपकी बुद्धि वैसे भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा तेज चलने लग जाती है कि हाँ अब मैंने बहुत पेपर सॉल्व कर लिया है, अब मैं आराम से 30 जो सवाल हार्ड है उन पर फोकस कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपने पहले ही 30 की तरफ ध्यान दिया है तो आपका जो 70 है बहुत ज्यादा चांस है कि वो आपका खराब हो सकता है। इसी तरह पेपर 1 के साथ जाएगा आपका। पेपर 1 में भी आपके 5 से 6 सवाल ऐसे आएंगे जो बहुत ट्रिकी होंगे। आप उन पर बहुत अपना टाइम भी जाया करोगे, तब भी जरूरी नहीं है कि आप सही आंसर तक पहुंच सको। तो आपको वो लड़ाई नहीं करनी है। अपनी ईगो पे सवाल को नहीं लेना है कि नहीं मुझे तो डीआई आता है, ये डीआई कैसे इतनी हिम्मत हो गई इससे अब सॉल्व नहीं हो रहा है। ईगो पे कोई सवाल नहीं लेना है। पेपर 1 के अंदर बहुत सारे सवाल डिफिकल्ट आएंगे जो सॉल्व नहीं होंगे, चाहे वो डीआई हो, मैथमेटिक्स हो, रीजनिंग हो, कुछ भी। तो आपको वो अपनी ईगो पे नहीं लेने हैं, आपको छोड़कर आगे बढ़ जाना है, क्योंकि आगे बहुत सारे आसान सवाल हैं जिनको आप कर सकते हैं और आप अपनी परफॉर्मेंस, अपने जो मार्क्स उनको इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बच्चे टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। स्टार्टिंग के सवालों में ही वो इतना उलझ जाते हैं उस गुत्थी में कि पीछे के आसान सवालों तक तो वो पहुंच ही नहीं पाते हैं। इसलिए आपको पेपर अपना 3 जो लेयर है उसके अंदर सॉल्व करना है कि भाई पहले आप इजी कर दिए, दूसरे में आपने मीडियम कर दिए, थर्ड में आप सबसे डिफिकल्ट सवालों को सॉल्व कीजिए। इसके अलावा पेपर में आप किस सवाल के गोले को टिक कर रहे हैं ये भी आपको बहुत प्रॉपर्ली देखना है। एक बार अपना फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार देख लीजिएगा कि आपने किस सवाल के अंदर कौन सा गोला टिक किया है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज और होती है हिंदी के बच्चों के लिए, और वो है आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। यानी कि आपके जो पैसेज आते हैं आप बहुत बार उनको भी गलत करके आ जाते हैं।
ठीक है। आपके जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आएंगे उसके सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि कभी कभी आपको हिस्टोरिकल पैसेज आ सकता है, कोई भी किसी तरह का पैसेज आए तो आपको सवाल जो आंसर है वो पैसेज के अंदर से निकालना है। इसके अंदर आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू इंक्लूड नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सवालों का जो दायरा है, अपने जो आंसर का जो दायरा है वो सिर्फ पैसेज तक रखना है। कभी कभी बच्चे अपना दिमाग लगा के गलत विकल्प का चयन करके आ जाते हैं, लेकिन आपसे ऊपर ही सबसे पहले लिखा हुआ होता है कि आंसर का चयन आपको सिर्फ दिए गए पैसेज के अनुसार ही करना है। ठीक है, तो किसी भी बच्चे के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से कोई भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। तब जाकर आप अगर इन सारी बातों को ध्यान रखते हैं तो ओवरऑल आप अपने कुछ सवाल हैं 5-6 जिनको आप ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हर बार आपको इस तरह के सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए फिर आप लोगों के लिए कल को आपको विदा कर दिया जाए। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल दी बेस्ट, खुश रहें, विजयी भवो। सब लोग बहुत अच्छे से अपना पेपर करके आइए और आकर मुझे बताइए आप लोगों ने कैसा पेपर किया है। आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, पेपर के लिए ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, खुश रहें आप। और ये सारी बातें हैं जो ध्यान में रखें, अपना कॉन्फिडेंस जरूर लेकर जाएं, नेगेटिव बिल्कुल भी ना सोच कर जाएं, अपने घर वालों से आशीर्वाद लेकर जाएं, ईश्वर के हवाले अपनी तैयारी को कर दीजिए। जितना पढ़ना था आपने अब पढ़ लिया है, अब बस करने की बारी है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस रखें। जय हिंद, जय भारत।